नमस्कार। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 159 के इस विशेष रणनीतिक विश्लेषण यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेलिजेंस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई हवाई बातें नहीं होंगी। हम सीधे जमीनी हकीकत, ठोस डेटा और अमरपुर के स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम इन 6 महत्वपूर्ण हिस्सों से गुजरने वाले हैं। अमरपुर की मिट्टी की नब्ज समझने से लेकर 2025 की चुनावी सच्चाई, ऐतिहासिक रुझान, बुनियादी कमियां और अंत में 2030 के लिए एक स्पष्ट स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, पल्स ऑफ द सॉइल यानी दक्षिणी बिहार की असली तस्वीर। बांका जिले का ये हिस्सा, सच कहें तो ये सिर्फ एक राजनीतिक जमीन नहीं है, ये उन संघर्षरत लोगों की जमीन है जो लगातार कृषि संकट और रोजगार के अभाव में युवाओं के भारी पलायन यानी आउट माइग्रेशन का दर्द झेल रहे हैं। यहाँ का हर परिवार सिर्फ अपने सर्वाइवल और एक बेहतर कल की उम्मीद के बीच एक ऐसे गवर्नेंस की राह देख रहा है जो उनके जीवन की इस खाई को पाट सके। और इसी जमीनी हकीकत के साथ आइए अब दूसरे खंड की ओर मुड़ते हैं, 2025 की चुनावी हकीकत यानी इलेक्टोरल रियलिटी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 65% की बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन नतीजे पूरी तरह से एक तरफा रहे। जेडीयू ने 53.51% वोट शेयर के साथ अपना भारी वर्चस्व कायम रखा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत तो लगाई, लेकिन वो 36.41% के उस स्ट्रक्चरल सीलिंग यानी संरचनात्मक अवरोध को पार नहीं कर सके। और यहाँ सबसे अहम बिंदु है ये संख्या 33,221। ये 17.1% का विशाल वोट मार्जिन कोई आम फासला नहीं है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल बैरियर है जिसे पुरानी और पारंपरिक विपक्षी रणनीतियों से किसी भी हाल में नहीं तोड़ा जा सकता। ये आंकड़ा साफ बता रहा है कि पुरानी राजनीति अब इस किले को भेदने में पूरी तरह से नाकाम है। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर इस बेहद अहम सिद्धांत को समझना जरूरी है। हम जो भी इलेक्टोरल इंटेलिजेंस देखते हैं, उसका मूल उद्देश्य भारत के संवैधानिक मूल्यों जैसे हर व्यक्ति की गरिमा और जिम्मेदार पब्लिक स्पीच को बढ़ावा देना है। इंडिया के डीपीडीपी यानी डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत सख्त सहमति और प्राइवेसी का सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सही डेटा का इस्तेमाल हमेशा जनता को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए, न कि उनके अधिकारों के हनन के लिए। चलिए अब खंड 3 पर आते हैं, ऐतिहासिक रुझान और चुनावी पैटर्न। अगर हम पिछले 3 चुनावों का डेटा देखें तो 2010 से ही अमरपुर जेडीयू का एक अभेद्य किला रहा है। अब सोचेंगे कि 2020 में तो जीत का अंतर सिर्फ 1.9% था, है ना? लेकिन डेटा की गहराई में जाने पर पता चलता है कि वो महज एक स्टैटिस्टिकल अनोमली यानी सांख्यिकीय विसंगति थी, जो एलजेपी के अलग होने से एनडीए के वोटों में आए बिखराव के कारण हुई थी। इस सीट की असली बेसलाइन तो 2015 और खासकर 2025 के आंकड़े ही तय करते हैं। और ये तुलना इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। 2020 में एनडीए के बिखराव ने चुनाव को थोड़ा करीबी जरूर बनाया था, लेकिन जैसे ही 2025 में एनडीए पूरी तरह से एकजुट हुआ, कुशवाहा, कुर्मी और सवर्ण जातियों का एक ऐसा सॉलिड समीकरण बन गया जिसने विपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। यहाँ का जनसांख्यिकीय अंकगणित यानी डेमोग्राफिक अरिथमेटिक मजबूती से सत्तारूढ़ गठबंधन के ही पक्ष में खड़ा है। अब बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज और डेफिसिट्स यानी वो बुनियादी कमियां जो चुनाव के शुद्ध गणित से परे लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ये आंकड़े सच में किसी को भी परेशान कर सकते हैं। बांका जिले में 47% बच्चों में स्टंटिंग यानी नाटापन है। 70% बच्चे और 66% माताएं एनीमिया यानी गंभीर खून की कमी से जूझ रही हैं। ये सिर्फ चार्ट पर दिख रहे नंबर नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जमीनी स्तर पर हेल्थ और वेलफेयर की डिलीवरी किस कदर विफल रही है। और ये तकलीफें सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। अगर हम कोर ग्रीवेंस हीट मैप को देखें तो दक्षिणी बिहार का पुराना सिंचाई संकट, रोजगार न होने के कारण युवाओं का मजबूरी में किया गया पलायन, अमरपुर बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता की कमी, ईबीसी वोटर्स की भारी नाराजगी और लोकल योजनाओं में कमीशनखोरी जैसी गंभीर समस्याएं साफ नजर आती हैं। जब कोई पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ बाहर से आने वाले रेमिटेंस पर टिक जाती है, तो सिस्टम के अंदर एक बहुत गहरी और पुरानी थकान घर कर जाती है।
यहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सुशासन का एक बहुत ही मजबूत और स्थापित नैरेटिव है, और ठीक उसके सामने है कृषि में ठहराव और भारी मानवीय अभाव की जमीनी सच्चाई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष इन स्पष्ट और विनाशकारी कमियों को एक सुसंगत चुनावी हथियार में बदलने में पूरी तरह से फेल रहा है। जमीन पर मुद्दे तो मौजूद हैं, लेकिन उनका रणनीतिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ हम आते हैं खंड 5 पर, 2030 के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट। हमने बीमारी को समझ लिया, अब बात करते हैं इसके प्रिस्क्रिप्टिव प्लेबुक यानी समाधान की। गणितीय हकीकत बिल्कुल स्पष्ट है। वर्तमान विपक्षी उम्मीदवार का रिटेनेबिलिटी स्कोर 50 में से मात्र 29 है। इसका सीधा मतलब है कि उनके लिए इस अभेद्य किले को भेदना अब मैथमेटिकली असंभव है। 2030 के चुनाव के लिए एक नए चेहरे की सख्त जरूरत है, खासकर किसी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी या किसी असंतुष्ट कुशवाहा नेता को आगे लाना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त बन गई है। आइए देखते हैं कि ये 24 महीने का चरणबद्ध प्रोग्राम कैसे काम करेगा। चुनाव से 730 दिन पहले फाउंडेशन और उम्मीदवार का बदलाव, 365 दिन पहले कुपोषण मुक्त जैसे आक्रामक और किनेटिक आंदोलन की शुरुआत, 180 दिन पहले पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति और ईबीसी माइक्रो टारगेटिंग, और फिर चुनाव से 90 दिन पहले बूथ स्तर की आक्रामक लामबंदी। इस स्थापित राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने के लिए पुराने एनालॉग कैंपेन अब काम नहीं आएंगे। हमें प्रभावित परिवारों की शिकायतों की घर घर जाकर डिटेल मैपिंग करनी होगी। सिंचाई के मुद्दे पर किसानों के सटीक और टारगेटेड आंदोलन खड़े करने होंगे। युवाओं के माइग्रेशन पर एक स्पष्ट मैनिफेस्टो लाना होगा। और सबसे अहम, वेलफेयर स्कीमों में हो रहे लीकेज के खिलाफ उन महिला वोटर्स को जागरूक करना होगा जो अब तक चुप रही हैं। और आज के मॉडर्न इलेक्टोरल कॉम्बैट में डिजिटल एम्प्लीफिकेशन के बिना जमीनी लड़ाई अधूरी है। इसके लिए स्थानीय अंगिका भाषा में हाइपर लोकल रील्स बनाना, अलग अलग वोटर सेगमेंट्स के लिए विशेष व्हाट्सएप घोस्ट पॉड आर्किटेक्चर तैयार करना, और सबसे दिलचस्प बात, जियो फेंसिंग के जरिए उन प्रवासी मजदूरों तक पहुंचना जो राज्य के बाहर हैं, ताकि वो वहां बैठकर भी अपने परिवार के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सके। और अब हम अपने अंतिम खंड 6 की ओर बढ़ते हैं, विजन और संवैधानिक मूल्य। चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समेटते हैं। याद रखिए, सच्चा नेतृत्व केवल चुनावी अंकगणित और जीत हार से कहीं ऊपर होता है। ये हमारा परम संवैधानिक कर्तव्य है कि हम लोगों की गरिमा को बहाल करें, उनकी बुनियादी कमियों को दूर करें और एक जिम्मेदार, सुविचारित एक्शन के जरिए मतदाताओं को सशक्त बनाएं। सत्ता हासिल करना सिर्फ एक जरिया है। राजनीति का असली और अंतिम उद्देश्य हमेशा समाज का उत्थान ही होना चाहिए। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। यदि सत्ता का ये पूरा सिस्टम और ये ढांचागत ठहराव यूं ही बिना किसी बदलाव के चलता रहा, तो 2030 तक अमरपुर की आने वाली अगली पीढ़ी का क्या होगा? क्या इस मानवीय कीमत को यूं ही चुकाते रहना हमारी नियति है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.